ठीक है, मैं म्यूट पे डाल रहा हूं। जो भी बातें होंगी हम लोग चैट पे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस इतना कीजिएगा कि आप ना एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िएगा। हम एनसीईआरटी पूरा फॉलो कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। बस आपका होमवर्क ये रहेगा ना, क्लास अटेंड करने के बाद क्लास में अच्छे से समझिए, उसके तुरंत बाद अपना एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए ना। तो एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ना है, प्लस एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। आपके पास में एमसीक्यू के लिए जो भी बुक अवेलेबल है, मैं आपको बार बार नए बुक लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आपने जो भी 11th क्लास में बुक लिया हो या 12th में लिया हो, आप एनसीईआरटी बुक तो अच्छे से पढ़िए, ये तो सभी बच्चे के पास है। प्लस आप एमसीक्यू उस टॉपिक का सॉल्व कर लीजिए। जैसे हमने आज मोनेरा किंगडम पढ़ा, तो मोनेरा के सारे एमसीक्यू आज सॉल्व कर लीजिए। अगले क्लास में प्रोटिस्टा अगर पढ़ते हैं तो प्रोटिस्टा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो आपका बस एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करने। पिछले 10 ईयर, मैं तो कह रहा हूं कि पिछले 10 सालों के क्वेश्चन को ठीक है अच्छे से सॉल्व करिए, और एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, इतना इनफ है। इसके अलावा कोई बड़े बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था कि अभी सबसे ज्यादा एक बुक फॉलो किया जा रहा है, डॉक्टर अली ना। तो बहुत सारे बच्चे के पास शायद अवेलेबल होगा, तो ये सबसे अच्छी बुक है, अगर ये आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर अली में अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, टॉपिक वाइज दे रखे हैं, तो आप चाहे तो डॉक्टर अली को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं फॉर द एमसीक्यू। इसमें पूरा 11th जूलॉजी और बॉटनी दोनों है, एक वॉल्यूम में पूरा 12th के जूलॉजी बॉटनी दोनों है। यानी दो बुक अगर ले लेते हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा ना। डॉक्टर अली से आप सारा कर लीजिएगा, सफिशिएंट। चलो, तो हम लोग पिछले क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहुंच गए थे, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको ट्रिक्स बता दिए थे 5 किंगडम के। तो आज हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा मोनेरा किंगडम, और ये बहुत आसान है, आप बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट आसान है। तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे ना, क्योंकि आपको अच्छे से आता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी करते हैं। चलिए, सबसे पहले मोनेरा किंगडम में सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, पॉइंट नंबर 1, वो प्रोकैरियोटिक होगा। आपको अच्छे से मालूम है, मोनेरा किंगडम के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्रोकैरियोटिक नेचर के होंगे, यानी उनमें फॉल्स न्यूक्लियस होगा, फॉल्स न्यूक्लियस होंगे, उनके अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। ये आप सभी को अच्छे से मालूम है कि उनमें प्रोकैरियोटिक नेचर के होंगे। दूसरा पॉइंट है कि मोनेरा किंगडम के अंदर जो भी होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, इनमें कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो नहीं पाया जाएगा। तीसरा जो है, एनसीईआरटी में देखिएगा तो एनसीईआरटी ने लिखा है सोल मेंबर, यानी जो मेन मेंबर है। अगर आप मोनेरा की पहचान बोले, मोनेरा किंगडम की पहचान बोले, जो मेन मेंबर है सोल मेंबर, ठीक है, जो मेन मेंबर है सोल मेंबर है, वो बैक्टीरिया है। आप यानी मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया के बारे में तो डिटेल से पढ़ते हैं। मोनेरा किंगडम के अंदर में जो मेन ऑर्गेनिज्म है, सोल मेंबर है, वो कौन है? बैक्टीरिया है। आप राइजोबियम पढ़ते हो, मोनेरा किंगडम का है। लैक्टोबैसिलस पढ़ते हो, मोनेरा किंगडम का है। इकोलाई पढ़ते हैं, मोनेरा किंगडम का है। नाइट्रोसोमनस, नाइट्रोबैक्टर, जो भी आप बैक्टीरिया सुनते हैं ना, वो सभी के सभी किस किंगडम के? मोनेरा। एनसीईआरटी का 4th लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। ये तो बच्चों वाला है, प्रोकैरियोटिक नेचर का है, यूनिसेलुलर है, सोल मेंबर बैक्टीरिया है, मेन चीज है। एनसीईआरटी में ये लिखा है कि सिंपल इन स्ट्रक्चर, अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो प्रोकैरियोटिक नेचर का है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होंगे ना, बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आज जाकर के एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तो एक पॉइंट आएगा, जो बैक्टीरिया यानी मोनेरा किंगडम का जो मेंबर है वो सिंपल तो स्ट्रक्चर में है, बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये एनसीईआरटी का, मेरे तरफ से मैंने कोई भी वर्ड नहीं बोला है, बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। सर इसका मतलब क्या है? सर बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होना, ये क्या चीज एनसीईआरटी ने लिखने की कोशिश की है? एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन नहीं है, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं किया गया कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर किसको कहते हैं। आपको मैं बता दूं, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर यानी न्यूट्रिशन के बारे में बातें की गई। एनसीईआरटी ने कॉम्प्लेक्स एंड बिहेवियर के बारे में यानी न्यूट्रिशन के बारे में बातें की गई।
क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर न्यूट्रिशन तो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और यहाँ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, और ऑटोट्रॉफ में फोटो ऑटोट्रॉफ भी, हीमो ऑटोट्रॉफ भी, और हेट्रोट्रॉफिक में कैसे हैं, एब्जॉर्प्टिव, पहले पचाएंगे फिर खाएंगे। पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर जो है वो किस चीज को बताता है, न्यूट्रिशन को बताने की कोशिश की गई है कि ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफ भी है, कीमोटोट्रॉफ भी है, और हेट्रोट्रॉफिक में वो कैसे हैं, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। ये एनसीईआरटी में गिवन, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा मिलेगा। एनसीईआरटी में सेकेंड चीज जो गिवन है, एनसीईआरटी में ये दिखा है कि देखिए अगर आप अदर ऑर्गन से कंपेयर करते हैं तो मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म मिलेगा, मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म मिलेगा। ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म किस किंगडम में मिलेंगे, तो आंसर इज द मोनेरा। सर मेटाबॉलिज्म का मतलब एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। आपको मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है उसके फीचर्स, फंक्शन आपको करने हैं। जैसे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, नाइट्रिफिकेशन कर सकता है, अमोनिफिकेशन कर सकता है, कड का फॉर्मेशन कर सकता है, कई तरह के फर्मेंटेशन करते हैं। आपको मालूम है ना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है, और कुछ बैक्टीरिया इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन भी करते हैं। हाँ फंगस करता है, ईस्ट करता है, लेकिन फर्मेंटेशन मोनेरा भी कर सकता है। तो आपको याद रखना है डाइवर्स मेटाबॉलिज्म मतलब फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मेरे वैसे यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सारे मैंने एनसीईआरटी के फीचर को एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी बच्चों मैं आपके लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी का ये चीज काफी डिटेल से एनसीईआरटी में लिखा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखिएगा फ्यू आर, एनसीईआरटी का वर्ड है फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, कुछ जो इसके मेंबर है वो ऑटोट्रॉफ है, याद रखिएगा फ्यू आर ऑटोट्रॉफ, मैक्सिमम यानी मैक्सिमम जो है वो हेट्रोट्रॉफ है। ये मैं नहीं कर रहा, आपके एनसीईआरटी में गिवन, फ्यू आर ऑटोट्रॉफ बट मैक्सिमम आर हेट्रोट्रॉफ। फ्यू ऑटोट्रॉफ में कुछ कीमो ऑटोट्रॉफिक है और कुछ फोटो ऑटोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में कैसे, पहले पचाएंगे फिर खाएंगे, यानी मोड ऑफ कैसा हो गया, एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव अगर ये लिविंग से करता है तो कैसा हो गया, पैरासिटिक, और अगर डेड से करता है तो सैप्रोफिटिक। आ गई ना, ये एनसीईआरटी में गिवन है कि जो मैक्सिमम है वो हेट्रोट्रॉफिक है। ये नीट में आएगा क्वेश्चन, फ्यू आर द ऑटोट्रॉफिक, कुछ ऑटोट्रॉफिक है और मैक्सिमम हेट्रोट्रॉफिक है। और मैक्सिमम जो हेट्रोट्रॉफिक है उसमें लिविंग से ले रहा है तो पैरासिटिक, और डेड से ले रहा है तो सैप्रोफिटिक है। आ गई बात समझ में, ये एनसीईआरटी का पूरा एक पेज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने में एनसीईआरटी भी खोल रखा है क्योंकि आपको चीजें समझने में आसानी हो जाए। चलिए देख लीजिए आप लोग फटाफट, 1 मिनट। हाँ तो ये था एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज। कि ये सारा चीज क्लियर है आप लोगों को, फटाफट। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, मैंने बता दिया। इसका जो मेन मेंबर है वो बैक्टीरिया है। इसमें आर्की बैक्टीरिया पढ़िएगा, साइनोबैक्टीरिया पढ़िएगा, यू बैक्टीरिया पढ़िएगा, बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गन। माइक्रो ऑर्गन्स किसे कहते हैं, जो सिंपल नेकेड आई से ना दिखे, माइक्रोस्कोप से दिखे, माइक्रो ऑर्गन्स। तो दुनिया में सबसे मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गन्स कौन है, वो मोनेरा किंगडम। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह होंगे, आपके बॉडी के अंदर भी है, मालूम है ना, इकोलाई है, ठीक है, दही खाते वहां भी है, मिट्टी के अंदर में है, हवा में है, हर जगह आपको बैक्टीरिया आसानी से अवेलेबल मिल जाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अब एक मुट्ठी, एक स्पून आप ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, एक स्पून, एक चम्मच मिट्टी ले लीजिए, उसमें आपको हजारों बैक्टीरिया आसानी से मिल जाएंगे। तो ये मिट्टी में आसानी से रह सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना पानी गंदा पीते हैं तो हमें टाइफाइड हो जाता है, हाँ कई सारी बीमारियां हो जाती है, यानी बैक्टीरिया पानी में भी है। ठीक है, स्पोर के फॉर्म में ये हवा में भी उड़ रहे हैं। ठीक है, दे अकर इन एक्सट्रीमली एक्सट्रीम हैबिटेट, हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी में, गर्म जो झरना है, जहां गर्म पानी का झरना गिरता है वहां मिल जाएंगे। ये मिल जाएंगे स्नो, यानी कि आपको आइस में मिल जाएंगे, डीप ओशन, समुद्र की गहराई में मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने बोला है कि यहाँ पर 2 तरह आपको शेप पढ़ने, तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं।
और एनसीईआरटी ने बोला है कि जो मोनेरा किंगडम के मेंबर हैं, यानी कि मेनली जो बैक्टीरिया है उसके 4 तरह के शेप पाए जाते हैं। आई थिंक आप सभी बच्चों को मालूम है, बहुत आसान है। 4 तरह के शेप बताने की जरूरत नहीं है किसी बच्चे को। अगर स्फेरिकल होगा तो उसे कोकस कहिएगा, अगर रॉड शेप का होगा तो उसे बैसिलस कहिएगा, और अगर वो स्पाइरल शेप्ड के हैं तो स्पाइरिलम कहेंगे, और अगर वो कॉमा शेप्ड के हैं तो उसे विब्रियो कहेंगे। आप लोगों को आता है ना? फटाफट मैसेज बॉक्स में हाँ या ना लिखिए। अगर वो स्फेरिकल है तो क्या कहेंगे? कॉकस। अगर वो रॉड शेप का है तो क्या कहेंगे हम लोग? बैसिलस। अगर वो स्पाइरल शेप का है तो इसे स्पाइरिलम कहेंगे, और अगर वो कॉमा शेप का है तो विब्रियो कहेंगे। मेरे में से किसी बच्चों को यहाँ कोई डाउट नहीं है? एवरीवन, हर बच्चे को अच्छे से आता है ये कॉन्सेप्ट, हर बच्चे को आता है। चलिए आगे चले हम लोग। चलिए अब एनसीईआरटी में सेकेंड चीज को ध्यान से पढ़िए। हमारी एनसीईआरटी ने मोनेरा किंगडम को 2 ग्रुप में पढ़ने के लिए बोला है। एक का नाम आर्कीबैक्टीरिया, एक का नाम यूबैक्टीरिया। हमारे एनसीईआरटी ने मोनेरा किंगडम को 2 पार्ट्स में पढ़ने के लिए बोला है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। चलिए ध्यान से। सबसे पहले आपको मैंने इसके बारे में बताया था कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, तो अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम टेम्परेचर ज्यादा थे, मिट्टी में सॉल्ट का लेवल ज्यादा था, उस टाइम ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं थे, और ढेर सारे रेडिएशन थे, यानी वो एक्सट्रीम कंडीशन था। इसलिए आप बार बार एनसीईआरटी के एक वर्ड को फॉलो कीजिए, एक्सट्रीम। ऐसा कंडीशन जो कि एबनॉर्मल कंडीशन हो, एनसीईआरटी उसी को कहता है एक्सट्रीम कंडीशन। वहां पर दुनिया में पहला ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे आता है वो आर्कीबैक्टीरिया था, यानी अर्थ पे आने वाला फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? आर्कीबैक्टीरिया, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब ये ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आया था तो इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं थे अर्थ पे, यानी अर्थ का विदाउट ऑक्सीजन था, यानी एनएरोबिक कंडीशन थे। अर्थ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, उल्टे टेम्परेचर काफी ज्यादा थे ना, मिट्टी में सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा था, पीएच काफी एसिडिक थे, ठीक है, एक्सट्रीम एसिडिक या बेसिक भी थे। चलिए इस कंडीशन में सबसे पहले आने वाला आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, आर्किया का मतलब होता है, आर्किया का मतलब होता है क्या? एंशिएंट, पुराने। सबसे पुराना बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया। हम पढ़ते आर्कियोलॉजी, पुराने पुराने चीजों का स्टडी करना ना, आर्कियोलॉजी। तो आर्कीबैक्टीरिया दुनिया का सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है, और जब से आया है आज भी मौजूद है अर्थ पे, आज भी आपको दिख जाएगा, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया, चेंजेस नहीं आया, इसलिए इसे कहते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल समझ लीजिए। आपके बायोलॉजी में कई बार एक वर्ड यूज किया जाएगा, लिविंग फॉसिल, यानी कि ऐसा ऑर्गन जो जिंदा तो है, जैसे कॉकरोच जिंदा तो है, आपको दिखता है ना जिंदा, हाँ सर जिंदा, लेकिन जब से कॉकरोच आया है अर्थ पे उसमें बदलाव नहीं हुआ, कोई म्यूटेशन, कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस नहीं आए, तो उसे कहते हैं लिविंग फॉसिल। तो आर्कीबैक्टीरिया आज से करोड़ों साल पहले आया, लेकिन आज तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए नाम देंगे लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट कौन है? तो आंसर याद रखिएगा, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। आर्किया का मतलब होता है एंशिएंट, पुरानी। चलिए अब बताइए, नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर पे, हाई सॉल्ट में ना, और ये ओशन के बॉटम पे भी पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये नीट का क्वेश्चन बना था। ओशन में आप नीचे जाओगे, धीरे धीरे ओशन के बॉटम पे जाएंगे ना, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, हम जाएंगे बॉडी फट जाएगा, इतना प्रेशर होता है बॉडी फट जाएगा। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया आसानी से उस कंडीशन में सरवाइव कर लेता है, तो नीट ने ये क्वेश्चन बनाया था। ये बताइए ओशन के बॉटम पे कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जा सकता है? तो ऑप्शन में था, एक ऑप्शन था आर्कीबैक्टीरिया, आपको वही करना था। तो आर्कीबैक्टीरिया हाई टेम्परेचर हो, एसिडिक कंडीशन हो, सॉल्टी कंडीशन हो, हाई प्रेशर कंडीशन हो
ना हाई प्रेशर पे रहना पसंद करता है, इसलिए कहते हैं बैरोफिलिक। क्या कहते हैं? बैरोफिलिक। बैरोमीटर क्या होता है? प्रेशर को मापने के लिए। उस हाई प्रेशर पे रह सकता है, बैरोफिलिक नेचर का। आगे बात समझ में? हाई टेम्परेचर पे रह सकता है, थर्मोफिलिक। हाई एसिडिक में रह सकता है, एसिडोफिलिक। हाई सॉल्ट में रह सकता है, सॉल्ट के लिए हेलोफिलिक वर्ड यूज करते हैं, हेलोफिलिक। हेलो मतलब सॉल्ट। ठीक है। तो नीट का क्वेश्चन था हाउ, आखिर ये हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे सरवाइव क्यों कर लेता है, रीजन बताइए। ये नीट के क्वेश्चन पेपर में आया था। तो आपका आंसर करके आना था, आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन, एडवर्स कंडीशन ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ सेल वॉल। इनके सेल वॉल का जो बनावट है वो डिफरेंट नेचर का है। सेल वॉल की बनावट डिफरेंट नेचर का है। बोलिएगा क्या मतलब? जहां नॉर्मल बैक्टीरिया, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, उनके सेल वॉल जो है ना, वो बने म्यूरिन से, MUREIN, म्यूरिन। या कहीं कहीं पे आपको एक वर्ड मिलेगा पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडो का मतलब होता है प्रोटीन और ग्लाइकेन का मतलब शुगर। पेप्टिडो का मतलब प्रोटीन, ग्लाइकेन का मतलब शुगर। तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया जैसे कि इकोलाई, राइजोबियम, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, उनमें अगर सेल वॉल देखिएगा तो म्यूरिन के बने होंगे या पेप्टिडोग्लाइकेन के। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में म्यूरिन नहीं होते। फिर से बोल रहा हूं, आर्की बैक्टीरिया में पाया जाता है स्यूडोम्यूरिन। स्यूडो मतलब झूठा। वहां म्यूरिन ना होकर के कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल के बने होते हैं, जिसे हमारे साइंटिस्ट ने नाम दिया स्यूडोम्यूरिन। वहां कुछ डिफरेंट केमिकल के बने होते हैं, उनका नाम होता है एन एसिटाइल टैलोसामीन न्यूरामिनिक एसिड। आपको याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है उनका सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन के हैं, इसलिए वो अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशन में बचा लेते हैं। लेकिन एक बार नीट में ये क्वेश्चन आया था और ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था। हमारे एनसीईआरटी में लिखा है आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन ड्यू टू, आंसर था डिफरेंट नेचर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की बनावट डिफरेंट है, हाई टेम्परेचर पे, हाई एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन नीट में आया तो उसमें ऑप्शन में सेल वॉल नहीं था। ध्यान सुनना, सेल वॉल ऑप्शन में था ही नहीं। आप नीट के क्वेश्चन बनाइएगा, मिलेंगे तो बोलेंगे सर आंसर क्या करें, एनसीईआरटी में तो सेल वॉल है। तो आंसर चला गया डिफरेंट नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यानी आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करता है, उसके लिए दो रीजन है। एक तो सेल वॉल है, मेन रीजन सेल वॉल ही है, एनसीईआरटी में मेंशन भी है। लेकिन दूसरा रीजन सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन की बनावट भी अलग है। इनके अंदर में सेल मेम्ब्रेन की बनावट अलग है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ना होकर के मोनोलेयर है। इसमें ब्रांचिंग है, इसके अंदर में ब्रांचिंग पाई जाती है। तो डिफरेंट नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन होने के चलते एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई? चलो यस या नो बोलो। ठीक है, क्या यहां तक आपको चीजें क्लियर है? फटाफट बोलो। ठीक है, नीट में क्वेश्चन आया था एक्सट्रीम कंडीशन में आर्कीबैक्टीरिया सरवाइव कर जाता है। सर एनसीईआरटी में देख लीजिए, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में देखिए, आप पढ़िए। एनसीईआरटी में लिखा है आर्कीबैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition। आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करता है, उसका जो रीजन है वो सेल वॉल है। लेकिन नीट ने जो क्वेश्चन बनाया था उसमें सेल वॉल ऑप्शन में नहीं था, तो उसका आंसर निकला डिफरेंट नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल भी ऑप्शन है जो बेटर है, लेकिन दूसरा ऑप्शन हम सेल मेम्ब्रेन की तरफ चले जाएंगे। चलिए कर लीजिएगा यहां तक। चलिए अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने बोला है कि जो आर्की बैक्टीरिया है वो तीन तरह के। हमारी एनसीईआरटी ने आर्की बैक्टीरिया को तीन पार्ट्स में पढ़ने के लिए बोला है। आर्की बैक्टीरिया को हमारी एनसीईआरटी ने तीन पार्ट्स में पढ़ने के लिए बोला है। बोले ठीक है। पहला एनसीईआरटी का हेडिंग है जिसे हम लोग कहेंगे थर्मो यानी टेम्परेचर, थर्मो एसिडोफाइल यानी हाई टेम्परेचर हाई एसिडिक कंडीशन में सरवाइव करने वाले,
हाई टेम्परेचर हाई एसिड में सर्वाइव करने वाले थर्मो एसिडोफाइल्स। दूसरा एनसीईआरटी ने बोला हेलोफाइल्स, हाई सॉल्ट में सर्वाइव करने वाले हेलोफाइल्स। और तीसरा एनसीईआरटी ने बोला है पढ़ने के लिए मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। आ गई बात समझ में, मिथेनोजेंस। चलिए बातें करते हैं इस पे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 ही हेडिंग है। चलिए अब थर्मो एसिडोफाइल्स का मतलब हुआ बच्चा लोग, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यानी टेम्परेचर लगभग होगा मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस, यानी हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने, गर्म पानी के झरने, एनसीईआरटी ने लिखा इसी को हॉट स्प्रिंग। चलिए और एसिडिक कंडीशन, एसिडिक मतलब पीएच 2 to 3 पे सर्वाइव कर सकते हैं, जहां इस पीएच पे हमारी हड्डियां गल जाएंगी। अगर आप पीएच 2 ले लीजिए, हाथों पे डाल दीजिए, आपके सारे स्किन जल जाएंगे, हड्डियां गल जाएगी, लेकिन ये उस पीएच पे आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है सर, एग्जाम्पल बता सकते हैं कि आप जब बायोटेक पढ़िएगा क्लास 12, और बहुत सारे बच्चे पढ़ भी चुके होंगे क्लास 12, जब बायोटेक आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर बायोटेक में बच्चे लोग आपको एक पढ़ाया जाएगा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आजकल हम लोग सुनते हैं ना आरटीपीसीआर करते हैं ना, कोरोना के टेस्ट के लिए आरटीपीसीआर करते हैं, वही पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप पढ़िएगा बायोटेक में, वहां एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज, वहां एक एंजाइम यूज होता है टैक पॉलीमरेज। और पीसीआर मशीन को काम करने के लिए लगभग टेम्परेचर चाहिए 90 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना चाहिए? 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे हमारा कोई एंजाइम काम ही नहीं करता। हमें पीसीआर मशीन चलाना है, टेम्परेचर कितना चाहिए? 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे हमारा कोई एंजाइम काम करेगा क्या? प्लांट का एंजाइम काम करेगा? नॉर्मल बैक्टीरिया का काम करेगा? नहीं। इसलिए साइंटिस्ट ने एक एंजाइम निकाला जिसका नाम दिया टैग पॉलीमरेज, जिसे पीसीआर में यूज करते हैं। तो सर टैग का मतलब क्या है? टैग का मतलब आप बच्चे लोग पढ़िएगा भी बायोटेक में, और बहुत सारे बच्चों ने शायद पढ़ा होगा। टैग का मतलब है बच्चे लोग टी फॉर थर्मस, टी फॉर थर्मस, और एक्यू फॉर एक्वेटिकस, एक्वेटिकस। तो पूरे दुनिया में जो भी पीसीआर मशीन चलाया जाता है ना, वो आर्कीबैक्टीरिया के एक एंजाइम की हेल्प से चलाया जाता है, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया आसानी से 100 डिग्री पे सर्वाइव कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। ये थर्मस एक्वेटिकस तो 120 डिग्री पे आसानी से रह लेता है, 120 पे आसानी से सर्वाइव करता है। तो इसके एंजाइम आसानी से 120 पे काम करते हैं। तो साइंटिस्ट ने पीसीआर मशीन में इसी एंजाइम को यूज किया है। क्या किसी बच्चे ने ये पढ़ा है क्या? एनीवन? किसी बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है? ये क्लास 12 में अभी आएगा, क्लास 12 बायोटेक के फर्स्ट चैप्टर में। एनीवन? मैसेज कर सकते हो। किसी ने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा तो आ जाएगा, ठीक है, नहीं आ जाएगा, अगले चैप्टर में ये आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। आपने आरटीपीसीआर तो नाम सुना है ना, कोरोना टेस्ट करवाया जाता आरटीपीसीआर, तो यही आरटीपीसीआर है। चलिए ठीक है, आपको पढ़ना है बहुत डिटेल से। चलिए सर हेलोफाइल्स बता दो, आप बताइए। हेलो का मतलब सॉल्ट, ये हाई सॉल्ट लविंग है, हाई सॉल्ट पे आसानी से सर्वाइव कर जाता है। अब ज्यादा जानना नहीं। सर मिथेनोजेंस बताओ ना, आप बताइए। मिथेनोजेंस मतलब जो मीथेन प्रोड्यूसिंग होगा। सर कहां रहता है ये जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं? एनसीईआरटी ने बोला 2 जगह पे। चलिए कहां कहां पढ़ते हैं। पहला, जहां पर मार्शी एरिया है, दलदली एरिया है, मार्शी है, दलदली एरिया है, प्लांट पार्ट टूट करके गिर रहे हैं, लीफ वगैरह स्टेम वगैरह टूट करके नीचे गिर रहे हैं, दलदली एरिया है, वहां ऑक्सीजन की कमी है, वहां ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन की कमी है। तो वहां जो सेल्यूलोज है ना, जो सेल्यूलोज है बिना ऑक्सीजन का ही डाइजेस्ट होगा, डिकम्पोज होगा, और बिना ऑक्सीजन का डिकम्पोज करके वो क्या बनेंगे? मीथेन। ये कौन बनाएगा? बैक्टीरिया बनाएंगे। इसी को कहेंगे मिथेनोजेंस। फिर से समझिए, जो दलदली एरिया है वहां जनरली पानी भरे होते हैं, पानी भरे होते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी होती है। और यहाँ पर जो लीफ, प्लांट के पार्ट टूट करके नीचे गिरते हैं, तो ये मिथेनोजेंस वहां आराम से रहते हैं, क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव कर सकते हैं। और यहां वो सेल्यूलोज को क्या करेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन का तोड़ेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? मीथेन बनाएंगे।
ये इसीलिए इसे कहते हैं मिथेनोजेंस। और कुछ मिथेनोजेंस गट ऑफ कैटल्स, गट ऑफ, एनसीईआरटी में लिखा है रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स, ये आप जूलॉजी वाले सर से पूछिएगा, सर रूमिनेंट्स क्या होते हैं, तो हमको बताएंगे जूलॉजी वाले सर कि देखिए जो रूमिनेंट्स होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, बफेलो, ठीक है, जो भी कैटल्स आते हैं, उनके स्टोमक हमारे स्टोमक से थोड़ा डिफर करता है। उनके स्टोमक में एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इसे कहते हैं रूमेन। हमारे अंदर में रूमेन नहीं होते, एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं रूमेन, तो इसलिए नाम दिया रूमेनोकोकस, बैक्टीरिया का नाम पड़ा। तो ये देखिए ये गट ऑफ रूमेन में रहते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, वहां पास जो भी गाय भैंस बकरी सेलुलोज खाएगी, इस सेलुलोज को वो ब्रेक डाउन करेंगे और किसमें रिलीज करेंगे, मीथेन में। तो ये गट में यानी इंटेस्टाइन में रहते हैं। और जो कैटल्स प्लांट प्रोडक्ट खाएगी उसको डाइजेस्ट करके क्या बनेंगे, मीथेन। तो एक बार नीट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको मिथेनोजेंस ढूंढने हैं तो कहां ढूंढिएगा। अगर मैं पूछूं कि बच्चा लोग अब आर्की बैक्टीरिया बता सकते हो कहां आसपास मिलेगा, तो आप बोलिएगा कैटल यार्ड। कैटल यार्ड समझ में आया, जहां पर गाय भैंस बकरी को रखा जाता है, कैटल यार्ड, वहां उनके पेट में, इंटेस्टाइन में आर्की बैक्टीरिया होगा और वो क्या रिलीज कर रहा है, मीथेन। और जब गाय गोबर देगी, कौ का जो डंग है, गाय के गोबर में ये बैक्टीरिया आ जाएंगे, गाय के गोबर में ये बैक्टीरिया आ जाएंगे। और इसी गोबर से आप गोबर गैस प्लांट बनाते हैं, गोबर गैस प्लांट बनाएंगे। तो गोबर गैस प्लांट में क्या करते हैं, आपने गाय के गोबर को डाल दिया, यानी उनके अंदर बैक्टीरिया आ गए, और आपने वहां ढेर सारे प्लांट प्रोडक्ट को डाल दिया और ऊपर से ढक दिया। प्लांट प्रोडक्ट मतलब सेलुलोज, और गोबर के अंदर में क्या है, ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है। अपने बाहर से कवर कर दिया, ऑक्सीजन हटा दिया, एनारोबिक कंडीशन। तो क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, बिना ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन, फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उसी से क्या बनेगा, मीथेन। इसी मीथेन को ये किसान अपने लिए एनर्जी के रूप में यूज कर सकता है। यही चीज को किसान अपने एनर्जी के सोर्स में यूज कर सकता है। तो क्या आपको आर्की बैक्टीरिया के तीनों पार्ट समझ में आ गए, यस या नो बताइए फटाफट। ये हमारी एनसीईआरटी पूरी कवर हो गई, हमने पूरी तरह से एनसीईआरटी को कवर कर लिया आर्की बैक्टीरिया। चलिए फटाफट मैसेज करो, फटाफट, मैंने बहुत बोला तुम बोलो, फटाफट मैसेज कीजिए। क्या आपको एनसीईआरटी समझ में आ गई। तीन तरह के आर्की बैक्टीरिया, हाई टेम्परेचर थर्मोफिलिक, हाई सॉल्ट लविंग हेलोफिलिक, और मीथेन जो बनाएंगे यानी फर्मेंटेशन से बिना ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़ेंगे तो उसे हम लोग बनेंगे मीथेन्स, ठीक है। तो कहेंगे नाम मिथेनोजेंस। कहां रहते हैं, गाय के, बफेलो के पेट में, इंटेस्टाइन में। और जब गाय गोबर देती है तो गोबर में भी आ जाएंगे, और इसी को हम लोग यूज करते कहां, गोबर गैस प्लांट में। चलिए हो जाएगा, इतने से आप कर लीजिएगा। चलिए अब एनसीईआरटी है यू बैक्टीरिया के बारे में बात करती है, ध्यान से सुनिए, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, यानी ट्रू बैक्टीरिया यानी आप बातें कीजिए इकोलाई पे। नॉर्मल बैक्टीरिया जो भी याद है ना, इकोलाई आपको याद है ना, राइजोबियम, उन पे बातें कीजिए। चलिए ठीक है सर, इनके अंदर में सेल वॉल किससे बना होता है, अभी बताया था। यू बैक्टीरिया में सेल वॉल किससे बना होता है, बोलिए सेल वॉल बताइए, आप लोग बताइए किसका बना हुआ था, अभी मैंने बताया था सर म्यूरिन का। सर किसके बने थे, म्यूरिन या पेप्टिडो ग्लाइकेन के, याद आ रहे, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया में एक ग्रुप होता है जो सबसे एडवांस्ड है, एडवांस यू बैक्टीरिया है, जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। इस कहानी को समझिएगा, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, फिर से बोलूं, यू बैक्टीरिया के अंदर में एक एडवांस ग्रुप है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। सर एडवांस क्यों बोला ये बताओ ना, पहले एडवांस क्यों बोला, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के दौरान में ऑक्सीजन नाम की गैस रिलीज करता है। ये फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। इससे पहले जो भी बैक्टीरिया थे, अगर वो फोटोसिंथेसिस करते थे तो वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे।
यानी कि जो पुराने बैक्टीरिया थे, पुराने यू बैक्टीरिया थे, वो फोटोस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, -O2 इनऑक्सीजेनिक थे, वो फोटोस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। लेकिन इन्होंने पहली बार दुनिया में ऑक्सीजन रिलीज किया। तो पूछा जाएगा इस अर्थ पे, जब अर्थ बना तो पहले अर्की बैक्टीरिया है, कोई ऑक्सीजन नहीं था। उसके बाद में यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया। जैसे कि आया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जैसे कि याद कीजिए ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेसिस करते थे, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते थे बच्चा, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, ये इनऑक्सीजेनिक थे। लेकिन सबसे पहली बार ऑक्सीजन रिलीजिंग बैक्टीरिया आया जिसका नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी, इसलिए नाम पड़ा एडवांस बैक्टीरिया, ठीक है। इसने अर्थ में सबसे पहली बार ऑक्सीजन रिलीज किया। सर क्यों? क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट था क्लोरोफिल ए। एनसीईआरटी आप देखिएगा तो एनसीईआरटी ने क्लोरोफिल ए के बारे में एक बातें की है, तो मैं इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इस चीज को थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि नया चीज मिल गया। दुनिया में फोटोसिंथेसिस दो तरह के, अर्थ में फोटोसिंथेसिस दो तरह के। बोले ठीक है सर, अगर फोटोसिंथेसिस में अगर आपने CO2 को में यूज किया H2O, CO2 को ग्लूकोज बनाना है तो आपने यूज किया H2O, तो H2O क्या करेगा, हाइड्रोजन दे देगा CO2 को, और ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा, तो ये कहलाएगा ऑक्सीजेनिक। समझ में आया? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 में वाटर जोड़ा जाता है और वाटर यानी हाइड्रोजन डाला जाता है, तो हाइड्रोजन यहां दे दिया, बचा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आ गया, ये हो गया ऑक्सीजेनिक। चलिए ठीक है, चलिए दूसरा समझिए, ध्यान से सीखना इस चीज को, ये आगे में बहुत काम आता है। देखिए CO2 यहां पर चाहिए हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन डोनर जो है वो वाटर ना होकर के H2S है, ध्यान से देखिए। तो यहां पर क्या किया गया, हाइड्रोजन तो है वो CO2 में चला गया और बन गए C6H12O6, ग्लूकोज तो बन गए, लेकिन रिलीज क्या हुए, देखिए सल्फर रिलीज हुआ, देखिए ध्यान से सल्फर रिलीज हुए। तो इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ तो नाम हुआ इनऑक्सीजेनिक, नाम हुआ इनऑक्सीजेनिक, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ इनऑक्सीजेनिक, क्या रिलीज हुए, सल्फर रिलीज हुए। तो जब अर्थ बना था उस टाइम जो भी मोनेरा किंगडम के मेंबर आए थे, अगर फोटोसिंथेसिस करते थे तो उस दौरान वो सल्फर रिलीज करते थे, तो नाम पड़ा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, PSB, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जिसे नाम पड़ा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। आप कुछ नाम सुनिएगा, क्लोरोबियम, क्लोरोबियम, आप नाम सुनिएगा, क्रोमैशियम, क्रोमैशियम, यानी जो भी बैक्टीरिया अर्थ पे आए वो सभी के सभी इनऑक्सीजेनिक थे, ठीक है। और इनके अंदर में क्लोरोफिल ए एब्सेंट था, कहा जाता है जिनके अंदर में क्लोरोफिल ए होता है वही ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो इनके अंदर में क्लोरोफिल ए एब्सेंट थे, तो इन्होंने क्या रिलीज किया, सल्फर, ऑक्सीजन रिलीज नहीं रिलीज किया तो इनऑक्सीजेनिक। लेकिन अर्थ में सबसे पहली बार ब्लू ग्रीन एल्गी ही है जिसने क्या रिलीज किया, यूज किया क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट और रिलीज किया ऑक्सीजन। तो अर्थ में पहली बार किसने ऑक्सीजन डाला, ब्लू ग्रीन एल्गी ने। इसके बाद में जो भी आप पढ़िएगा, जो भी आप पढ़ते हैं ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, सभी के सभी ऑक्सीजेनिक करेंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दुनिया में अब जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर में भी कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, वो सभी ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, याद रखिएगा। यानी पुराने बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम के पुराने लोग हैं वो इनऑक्सीजेनिक, लेकिन जो सबसे एडवांस है वो ब्लू ग्रीन एल्गी, कैसा रिलीज किया, ऑक्सीजन। और उसके बाद में अब जो भी दुनिया में आएगा, दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा वो क्लोरोफिल ए रखेगा और फोटोस में ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए साइंटिस्ट लोग कंफ्यूज हो गए थे
इस चीज की कहानी बताता हूं। साइंटिस्ट को बताया गया था कि ऑक्सीजन रिलीज केवल एल्गी करता है, और एल्गी को रखा गया था प्लांट किंगडम में। साइंटिस्ट को बोला गया, देखिए मोनेरा किंगडम तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है। ऑक्सीजन रिलीज कौन करता है? जो एक सेल के या जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर है, पानी में तैरते हैं, ठीक है, और वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो उसको नाम क्या कहेंगे हम लोग? एल्गी। हमने एल्गी वाले ग्रुप में रख दिया, जिनके अंदर रूट स्टेम लीफ नहीं है, पानी में तैरते रहते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज करे? ऑक्सीजन। चलिए, बाद में पता चला कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसको नाम रख दिया है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों रखा गया? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये क्या रिलीज करता था? ऑक्सीजन रिलीज करता था, और रखा गया था प्लांट किंगडम में। एल्गी के साथ में कहा रख दिया था? प्लांट किंगडम में। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो भाई ब्लंडर मिस्टेक है। ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करता है, अच्छी बात है, एल्गी है, अच्छी बात है, क्लोरोफिल ए है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन है तो प्रोकैरियोटिक नेचर का। तो साइंटिस्ट ने बोला ये तो यार गड़बड़ हो गई, ये तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, एल्गी है, प्लांट किंगडम का मेंबर, लेकिन प्रॉब्लम ये तो प्रोकैरियोटिक नेचर का है। तो हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने क्या किया? प्लांट किंगडम से निकाला, और वापस से हमने मोनेरा किंगडम में ट्रांसफर किया, और नामांकन दिया, नेमिंग किया साइनोबैक्टीरिया। इसलिए इसका पुराना नाम ब्लू ग्रीन एल्गी था, अब नया नाम साइनोबैक्टीरिया है। तो अगर दोनों ऑप्शन आए, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, एक ही चीज है। पुराना नाम ब्लू ग्रीन एल्गी था क्योंकि एल्गी ऑक्सीजन रिलीज करता था, आज भी ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन नेचर वाइज तो प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया वाले हैं ना। तो इसके दो दो नाम है, साइनोबैक्टीरिया भी और ब्लू ग्रीन एल्गी भी। आप बताइए हम मेनली कौन सा नाम देंगे? अगर दोनों में से एक ऑप्शन चुनने के लिए बोले, ब्लू ग्रीन एल्गी अच्छा नाम है या साइनोबैक्टीरिया? अब बोलेगा साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि सेल का नेचर इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक है ना, तो बैक्टीरिया बोलिए ना। काम क्या करता है वो तो सेकेंडरी है। विटेकर ने क्या बोला था? नेचर ऑफ सेल, सेल का नेचर कैसा है? तो सेल का नेचर तो प्रोकैरियोटिक है, तो इसे ज्यादा अच्छा नाम साइनोबैक्टीरिया है। हालांकि दोनों नाम हम देते हैं, इसका दोनों नाम देते हैं, लेकिन आप अच्छा नाम बोलिएगा ना तो साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है? तो ये देखिए आपके एनसीईआरटी में लिखा गया, मैंने कुछ नहीं बोला। चलिए देख लीजिए, क्या आपको क्लोरोफिल ए दिखता है? देख लीजिए, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ, हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, यानी जो ग्रीन प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, उनमें भी क्लोरोफिल ए है, उनमें भी क्लोरोफिल है, इसलिए ग्रीन प्लांट भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दुनिया में जहां भी क्लोरोफिल ए होगा, वो फोटोस में ऑक्सीजन नाम का गैस जरूर रिलीज करेगा। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, पूरा प्लांट किंगडम, सब में क्लोरोफिल ए है, सब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब देखिएगा ध्यान से, जीएसबी मतलब ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पीएसबी मतलब पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये सल्फर रिलीज करते हैं, नाम में लिखा है सल्फर रिलीज करने वाले सल्फर बैक्टीरिया, ऑक्सीजन रिलीज करने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखिए एनसीईआरटी को समझिएगा ध्यान से। अब हम लोग एक स्टेप आगे आते हैं। चलिए सर, ये ब्लू ग्रीन एल्गी ना, ब्लू ग्रीन एल्गी होते कैसे है सर? ध्यान से सुनिए। तो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी तो यूनिसेलुलर है, एक सेल के है, जैसे सर बताइएगा, नाम बताइएगा। स्पाइरुलिना, आपने नाम सुना होगा स्पाइरुलिना का, ये एक सेल के होते हैं, यूनिसेलुलर, एंड दे आर रिच इन प्रोटीन, वो प्रोटीन रिच होते हैं, इसलिए आप इसको एक और वर्ड कह सकते हैं एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। एक सेल के और ढेर सारा प्रोटीन है, तो नाम हो गया सिंगल सेल प्रोटीन ब्लू ग्रीन एल्गी। आ गई बात समझ में? यूनिसेलुलर। कुछ जो है वो कॉलोनियल है, कॉलोनी के फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, जैसे देखिए, ठीक है, ये देखिए कॉलोनी के फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। सर कौन है बोलिए? तो यहां पर एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ठीक है, यहां पर नाम रखिए एनाबेना, आपने नाम सुना है ना एनाबेना, ठीक है, ये कॉलोनी में मिलजुल करके रहेंगे, आपस में मिलजुल करके रहते हैं, नाम क्या हो गया? एनाबेना। तीसरा एनसीईआरटी में दिखा है कि कुछ जो होंगे ना फिलामेंटस, एक के ऊपर एक सेल दूसरा सेल, तीसरे सेल, चौथे सेल, पांचवे सेल, बहुत सारे सेल एक के ऊपर एक रहेंगे, नाम देंगे फिलामेंटस। सर आप क्यों बता रहे हो
एनसीईआरटी में फिलामेंटस वाला है बच्चा लोग, और एग्जाम्पल दिया है नॉस्टॉक, एग्जाम्पल दिया है नॉस्टॉक, तो याद कीजिएगा फिलामेंटस के एग्जाम्पल नॉस्टॉक, कॉलोनी का एग्जाम्पल एनाबेना, और यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल एससीपी। सर क्यों एससीपी बताया, एनसीईआरटी में तो नहीं है। क्लास 12th में एससीपी पढ़ने के लिए आएगा, क्लास 12th में एससीपी आपको पढ़ने के लिए आने वाला है, इसलिए मैंने बताया। अब ध्यान से सुनिए एनसीईआरटी के फिगर को। एनसीईआरटी ने नॉस्टॉक का फिगर जो बनाया है, ये देखिए नॉस्टॉक में बहुत सारे सेल है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक सेल बनाया है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर दो चीज वर्ड यूज किया, एक जो बाहर में कुछ जिलाटिनस या म्यूसिलिजिनस सीथ होगा, दोनों एक ही चीज है, बाहर में बॉडी के बाहर में कुछ जिलेटिनस या म्यूसिलिजिनस सीथ होगा। सर क्यों, ये क्या रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो पानी में रहेंगे तो अंदर में बॉडी को ड्राई रखना है ना, अंदर में बॉडी को ड्राई रखना है, सूखा रखना है, बार बार पानी अंदर आते रहेगा, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए अपने बॉडी के बाहर में कुछ सीथ बना लिया, लेयर, जिसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है म्यूसिलिजिनस या जिलेटिनस सीथ, टू प्रोटेक्ट द इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, पानी से भीग ना जाए। अब एनसीईआरटी ने सेकंड दिया है कि इसके अंदर में एक सेल, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, 5 और 6 है। इनके अंदर में ध्यान सुनना, कुछ स्पेशल सेल है, जैसे 3 नंबर स्पेशल सेल है, देखिए 3 नंबर स्पेशल सेल हो गया, मैं कलर चेंज कर देता हूं ग्रीन कलर से, स्पेशल सेल हो गया जिसका नाम दिया एनसीईआरटी ने हेट्रोसिस। सर तुम बोलोगे सर हेट्रोसिस क्या है, ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। जो फिलामेंटस है उनके अंदर स्पेशल एक सेल है जिसका नाम है हेट्रोसिस, जिसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, N2 फिक्सेशन करना। तो बोलेंगे सर स्पेशल सेल क्यों बनाया, सर स्पेशल सेल क्यों बना दिया, इसका कोई मतलब है क्या स्पेशल सेल बनाने का, तो उस लॉजिक को समझिएगा। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं और ये मिनरल न्यूट्रिशन में काम आने वाला है, ये टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशन में काम आने वाला है, समझिएगा अच्छे से। एक मिनट, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो मैं ये चीज आपको मिनरल न्यूट्रिशन में आपको डिस्कस करने वाला हूं, चीजों को समझिएगा। अगर आपको बच्चा N2 को तोड़ना है ना, N2 को तोड़ना है, उसमें हाइड्रोजन डालना है और ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। N2 का हाइड्रोजन से जुटना, रिडक्शन हुआ और उससे क्या बन गया, अमोनिया का बनना, इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर सकता है, केवल मोनेरा किंगडम के मेंबर, केवल मोनेरा किंगडम के मेंबर ही कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मोनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज, और नाइट्रोजिनेज के अंदर ताकत है कि वो एटमॉस्फेयर से N2 को पकड़ेगा, N2 को पकड़ेगा और किस में कन्वर्ट करेगा, अमोनिया में। सर हम नहीं कर सकते, नहीं, प्लांट नहीं, केवल बैक्टीरिया, वो भी कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, राइजोबियम कर सकता है, ठीक है, एजेटोबैक्टर कर सकते हैं, एनाबेना नॉस्टॉक कर सकते हैं, बोले ठीक है। यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। चलिए भाई, अब प्रॉब्लम ये है, ये देखिए ये है आपके एक ब्लू ग्रीन एल्गी, ये मान लीजिए बच्चा, ये है आपके, मैं बना दे रहा हूं, बहुत सारे सेल है ना, एक के ऊपर एक सेल है, ये कौन है, ये बच्चा नॉस्टॉक है। सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। अब क्या है, इनके अंदर में क्या चल रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो एंजाइम कौन सा चाहिए, नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज को काम करने के लिए एक कंडीशन चाहिए, ये देखिए यहां नाइट्रोजिनेज है, ये एंजाइम नाइट्रोजिनेज है, नाइट्रोजिनेज है, नाइट्रोजिनेज है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तभी करेगा जब इन्वायरमेंट में आसपास जिस सेल में ये रह रहे हैं उस जगह पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, एनारोबिक कंडीशन चाहिए।
ये एंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करते। जिस कंडीशन में रह रहे वहां पर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पास जो भी नॉस्टॉक के सेल है, ये तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और क्या रिलीज कर रहे हैं, O2। क्या रिलीज किया, O2। तो बॉडी के अंदर में ढेर सारे क्या है, O2 है। तो क्या यहाँ नाइट्रोजिनेस काम कर पाएगा? फिर से समझिए, यहां पास फोटोसिन में क्या रिलीज हो रहा है, O2 रिलीज हुए, O2 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 O2। तो क्या ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाएंगे? नहीं। इसलिए हमने स्पेशल सेल बनाया हेट्रोसिस, जिसके सेल वॉल मोटे कर दिए गए। मैंने सेल वॉल को हार्ड कर दिया गया। सर क्यों? क्योंकि बाहर से कोई ऑक्सीजन ना है, बाहर से कोई ऑक्सीजन का एंट्री ना हो। अंदर में हमने इसे स्पेशल बना दिया गया, जिसका नाम दिया हेट्रोसिस। हमने बोला भाई साहब आप क्या करो, फोटोसिंथेसिस मत करो, फूड हम लोग अरेंज कर देंगे आपके लिए, अब फोटोसिंथेसिस मत कीजिए। बाहर में मैंने हार्ड कवरिंग बना दिया, जिससे कि कोई O2 बाहर से एंटर नहीं करेगा। तो अब बताइए, अगर ये सेल फोटोसिंथेसिस ना करे, ऑक्सीजन रिलीज ना करे, बाहर से ऑक्सीजन ना आए, तो अंदर में ऑक्सीजन तो नहीं होंगे ना, एनारोबिक हो गया। अब नाइट्रोजिनेस आसानी से काम करेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, N2 प्रोवाइड कर दे, N2 किसी तरह से प्रोवाइड कर दे। N2 किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में। क्या ये सेल आसानी से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है? हाँ सर। लेकिन सर N2 कहां से है, N2 बाहर से तो आ नहीं सकता क्योंकि बहुत मोटा लेयर था। तो हमने क्या किया, छोटे से गैप्स बनाए, छोटे से गैप्स बनाए। और जो पहला सेल है वो यहां से क्या देगा, वो यहां से देगा N2 ला करके देगा, N2 देगा। अंदर में ऑक्सीजन की एंट्री बैंड है, N2 किसी तरह से आ गया। अंदर में N2 किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में। तो ये स्पेशल सेल का नाम क्या है, हेट्रोसिस्ट, जो काम क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बातें समझ में आई आपको? एनसीईआरटी में ये फिगर बना हुआ है, देख लीजिए। हेट्रोसिस्ट इज ए स्पेशल सेल जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो सेंसिटिव है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो खराब हो जाते हैं, वो काम करते नहीं है। तो हमने क्या किया, इनके अंदर में हार्ड कवरिंग बना दी, जिससे बाहर से कोई ऑक्सीजन ना जाए। और इनके फोटोसिन पे बैन लगा दिया, आप मत कीजिए, खाना बगल वाला सेल दे देगा। हम बगल वाले सेल के हेल्प से नाइट्रोजन डालेंगे। नाइट्रोजिनेस एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब यहाँ पर आसानी से काम करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन आसानी से हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया? बोलिए फटाफट मैसेज कीजिए, क्या ये कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को आया समझ में हेट्रोसिस्ट का? बोलो फटाफट, आया कुछ समझ में? आप पहले रट्टा मारते थे, हाँ सर हेट्रोसिस, स्पेशल सेल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कॉन्सेप्ट नहीं आते थे आपको। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ना था, आ गए ना सभी को? चलिए सभी को लगभग आ गए। चलिए ठीक है, आ गए। अब देखिए ध्यान से, यानी हमने ब्लू ग्रीन एल्गी पे बहुत खासी बातें कर ली, ठीक। कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गी, कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेसिव अमाउंट में ग्रो कर जाएंगे। कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेस ग्रोथ कर जाएंगे। एक्सेस मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ कर जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस को लीड करेंगे जिसका नाम होगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन ये आपको इकोलॉजी में क्लास 12th में बहुत डिटेल से पढ़ना है। ये आपको इकोलॉजी में क्लास 12th में बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। हालांकि एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक वर्ड यूज कर दिया, एक्सेसिव ग्रोथ, तो मैंने ये वर्ड बता दिया। ये क्यों होता है, कैसे होता है, हम बाद में बातें करेंगे। कि यहाँ पर देखिए ये लेक था और लेक में साफ पानी है, ठीक है, साफ पानी है, यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी को डाल दिया, ये ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट की कमी है। लेकिन अगर यहाँ पर हमने खेती करना स्टार्ट कर दिया, खेती किसान, और किसान ढेर सारा फर्टिलाइजर यूज करे, क्या यूज करे, एफ मतलब फर्टिलाइजर,
यहां पर मैंने फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री से ढेर सारे क्या बने, नाइट्रेट्स। ठीक है, अब ये नाइट्रेट्स फॉस्फेट धीरे धीरे कहां जाएंगे, नाइट्रेट फॉस्फेट यानी फर्टिलाइजर कहां जाएंगे, पानी में, लेक में, तालाब में। तो अब अचानक से नाइट्रेट और फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ गया, न्यूट्रिएंट के अमाउंट बढ़ गए, तो एल्गी बेचारा खूब खुश हो गया और एक्सेसिव ग्रोथ करने लगा, क्योंकि पहले यहां पास नाइट्रेट्स और फॉस्फेट की कमी थी, अब एक्सेसिव ग्रोथ करने लगा। इसी एक्सेसिव ग्रोथ को हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम, जिसे हम लोग एक और नाम देंगे यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। सर ये हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है क्या, नहीं, क्योंकि ये क्लास 12th में आपको पढ़ना है, पूरे एक क्लास में मैं खुद से पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको खुद से ये पढ़ाने वाला हूं। अभी एक्सेसिव ग्रोथ का मतलब एल्गल ब्लूम होता है, एक्सेसिव ग्रोथ होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी थी, मैं ग्रो नहीं कर रहा था, न्यूट्रिएंट बढ़ा दिया तो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, एनसीईआरटी। नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक ग्रुप है जिसका नाम है बच्चा लोग माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, जिसे आपकी एनसीईआरटी पीपीएलओ भी कहती है। सर फुल फॉर्म आप सबको मालूम है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बच्चों लोग ने नाम तो आता है ना आपको, फुल फॉर्म पीपीएलओ का फुल फॉर्म सबको पता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखिए माइकोप्लाज्मा मोनेरा किंगडम का वो ग्रुप है, माइकोप्लाज्मा मोनेरा किंगडम का वो ग्रुप है जिसके अंदर में सेल वॉल एब्सेंट होगा, यानी कि जो भी मोनेरा किंगडम के अंदर में सेल वॉल एब्सेंट वाले लोग हैं, जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है, वो कहां बिलोंग करेंगे, माइकोप्लाज्मा में। तो सबसे पहली बात, सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, आंसर इज एब्सेंट। अगर सेल वॉल नहीं है, ध्यान से सुनिए, अगर सेल वॉल नहीं है तो फ्लेक्सिबल है, अपने शेप को, अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, अमीबा की तरह हो जाएंगे, इसलिए इन्हें कहेंगे, इसलिए इन्हें कहेंगे जोकर, जोकर ऑफ मोनेरा किंगडम, जोकर ऑफ मोनेरा किंगडम, क्योंकि मोनेरा किंगडम में ये जोकर की तरह काम करेंगे। सर मतलब जोकर जो अपना शेप चेंज कर ले, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते रहे, आपको हंसाते रहता है, अपना शेप चेंज करते रहता है, तो ये वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर सेल वॉल नहीं है तो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, इन पे अगर पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक्स डालिएगा तो कोई काम नहीं करेगा। सर क्यों, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट क्यों है सर, चलिए सुनिए, पेनिसिलिन जो होता है वो सेल वॉल को तोड़ता है, ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, इनमें देखिए सेल वॉल है, ये रेड वाला सेल वॉल है, मैंने पेनिसिलिन डाला, एक एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलिन सेल वॉल को तोड़ देता है, पेनिसिलिन सेल वॉल को तोड़ देगा तो बैक्टीरिया मर जाते, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल तो है ही नहीं, तो अगर पेनिसिलिन डालिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, इनके अंदर में सेल वॉल है ही नहीं, तो पेनिसिलिन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी का सेकेंड लाइन है, दे कैन सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब क्या हुआ सर, ध्यान से सुनो, इसके अंदर ये रहना पसंद करता ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ये ग्रोथ कब करेगा अच्छे से, ग्रोथ कब करेगा अच्छे से, जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन हटा दिया, -O2 कर दिया, तो ये मरेगा नहीं, बिना ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर सकता है, इसलिए लिखा दे कैन सरवाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे कहते हैं हम लोग फैकल्टेटिव एनेरोब, फैकल्टेटिव एनेरोब, कहने का मतलब है एनएरोबिक कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है, हम तो मर जाएंगे ना, आपको मैंने ऑक्सीजन दिया, आप जिंदा हो, जिसे ही ऑक्सीजन दिया, अब जिंदा हो ना ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन आपका नाक बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन की कमी की, आप मर जाओगे, आप सरवाइव नहीं कर सकते बिना ऑक्सीजन का, आप वो बच्चा लोग ऑब्लिगेट एरोब, आप वो बच्चा ऑब्लिगेट एरोब, आप बिना ऑक्सीजन का सरवाइव नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट मत कर लेना अभी जाकर के, हाँ नाक मुंह बंद करके, सर ने बोला था सर कि हम सरवाइव नहीं कर सकते, देख लेते हैं,
बेटा 2 मिनट, 2 मिनट के बाद द एंड, ठीक है ना। तो कोशिश में मत कीजिएगा, आप बेटा ऑब्लिगेट एरोब से मर जाओगी। लेकिन माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव, बिना ऑक्सीजन का भी रह सकता है, तो नाम दिया फैकल्टेटिव एनएरोब। मैं एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता हूं। आगे बात समझ में, कंफ्यूज मत होइएगा। माइकोप्लाज्मा भी डिजीज कॉज कर सकता है, ये प्लांट को भी डिजीज कॉज करते हैं और साथ साथ एनिमल्स को भी, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, प्लांट एनिमल दोनों को कर सकता है। आपको एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा के बारे में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। कैसे नेचर के है, तो ये मोनेरा किंगडम है तो प्रोकैरियोटिक होगा, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होगा। और ये दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, पढ़ा है ना आपने। अगर दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बोले, सेल बोले, तो माइकोप्लाज्मा याद आ रहा है आपको। सबसे छोटा सेल, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म की बातें करें, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल नहीं होगा, शेप चेंज कर सकता है, तो इसलिए इसे हम लोग जोकर कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग जोकर कह सकते हैं। याद हो गया सभी को, माइकोप्लाज्मा में आप कोई गड़बड़ नहीं करोगे। चलिए, अब एनसीईआरटी में लिखा है रिप्रोडक्शन के बारे में बात कीजिए। हम लोग कर लेते, अभी हमारे पास 5 मिनट्स होंगे, 2 मिनट्स है, हम रिप्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो आपको मैंने बोला था कि बैक्टीरिया के अंदर में, ठीक है। तो 1 मिनट, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, ठीक है, आ रही है आवाज। चलो ठीक है, तो मैं 1 मिनट में निपटा देता हूँ, ओनली 1 मिनट्स में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे लगा कि आवाज गया, क्योंकि डिवाइस पे कुछ प्रॉब्लम है। रिप्रोडक्शन बच्चा लो, यहाँ कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, एनसीईआरटी में लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। तो यहाँ कैसा होगा बच्चा, एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल में भी फेवरेबल कंडीशन है, तो वो इस क्या बनाएगा भाई, बाइनरी फिजन। कैसे करेगा, बाइनरी फिजन। लेकिन सर अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल है, तो आपको मैंने बोला था स्पोर बना करके कर लेगा। चलिए सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है ना, तो यहाँ कुछ प्रिमिटिव तरीके हैं, जिसे एनसीईआरटी ने लिखा है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे एनसीईआरटी में लिखा है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ पुराने तरीके हैं डीएनए ट्रांसफर करने के, ये मैंने आपको बताया था। सर ये पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है बच्चा, नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में डिटेल नहीं है, बस सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके छोड़ दिया है। ये 3 तरीके के होते हैं, एक का नाम होता है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, ठीक है। एक का नाम होता है बच्चा ट्रांसडक्शन। सर कहां पढ़ना है, ये सब बायोटेक में पढ़ने, यहां नहीं पढ़ने बच्चे, बायोटेक में। नहीं होगा तो मैं ही पढ़ाऊं। और तीसरा है बच्चे लोग ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रिमिटिव टेक्निक है डीएनए ट्रांसफर करने के, इसी को एनसीईआरटी ने लिखा है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारे रिप्रोडक्शन तक कंप्लीट करनी। चलो यहां तक सभी को क्लियर हो गया, मैं 5 क्वेश्चन पूछूं और लीव आउट हो जाऊं, 5 क्वेश्चंस। चलो चलो फटाफट, चलिए ये बताइए, मोनेरा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, पहला क्वेश्चन। मोनेरा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, चलो फटाफट आंसर करो और छुट्टी करते हैं। प्रोकैरियोटिक। मोनेरा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, चलिए यूनिसेलुलर। तीसरा, मोनेरा किंगडम के जो मेंबर है सिंपल इन स्ट्रक्चर बट डैश डैश इन बिहेवियर, मोनेरा किंगडम के जो मेंबर है सिंपल इन स्ट्रक्चर बट डैश 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 इन बिहेवियर, आंसर इज अ कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। चलो, मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म कौन करेगा, मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म कौन करेगा, ठीक है, आंसर इज अ मोनेरा किंगडम। चलो, एनसीईआरटी ने मोनेरा किंगडम को लिए कितने शेप डिस्कस किए, एनसीईआरटी ने मोनेरा किंगडम को लेकर के कितने शेप डिस्कस किए, आंसर 4। अब बताइए, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, दुनिया में पहला आने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आने वाला कौन है, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है ड्यू टू, आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन ड्यू टू सेल वॉल। अगर सेल वॉल ऑप्शन में ना हो तो सेल मेम्ब्रेन, अगर ऑप्शन में सेल वॉल नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बताइए ध्यान से, ठीक है,
ये बताइए एनसीईआरटी ने आर्कीवैक्टर को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? एनसीईआरटी ने आर्कीवैक्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3, थर्मोएसिडोफाइल, हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस। हो गया। दुनिया में सबसे एडवांस मोनेरा किंगडम कौन सा है? दुनिया में सबसे एडवांस मोनेरा किंगडम कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। तो हम इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसे प्लांट किंगडम क्यों नहीं पढ़ते? मैं पूछ रहा हूं सर, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये ऑक्सीजेनिक है, क्लोरोफिल ए है, तो इसे हम प्लांट किंगडम में क्यों नहीं पढ़ते? हम इसे मोनेरा में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रोकैरियोटिक। हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर किया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक नेचर के। ठीक है, क्योंकि इसका सेल तो प्रोकैरियोटिक नेचर का है। चलिए बताइए, अब मुझे बताइए, ब्लू ग्रीन एल्गी में स्पेशल सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, उसका नाम बताइए। ब्लू ग्रीन एल्गी में स्पेशल सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, हेट्रोसिस्ट। चलिए, जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है उसे क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम उसे कहते हैं। चलिए, अब बताइए दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन है? दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, शायद सर आ चुके होंगे। तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तो आपसे बच्चा लोग हम लोग प्रोटिस्टा पे और फंजी पे बातें करेंगे। आज समझ में आ गया? फटाफट मैसेज करो और लीव। मैं तो लीव हो जाऊंगा, आपको नहीं होना है। चलिए फटाफट, मैं तो मेरा हो गया। ठीक है, फटाफट फटाफट। आ गया सभी को समझ में? डन। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारी तो नेक्स्ट क्लास भी है, तुम लोगों की तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास है ना अभी। ठीक है, मेरी तो नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है।